बॉम्बे हाई कोर्ट से आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। 19 साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 11 मिनट में हुए 7 धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरा मामला पलट गया और वो लोग कौन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिता दिया। हमारी न्याय व्यवस्था पर क्या सवाल उठ रहे हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। और सबसे ज़रूरी सवाल, उन 189 परिवारों का क्या होगा जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। क्या उनके साथ कभी इंसाफ हो पाएगा? क्या पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? फिर संसद के मॉनसून सत्र की भी बात करेंगे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का पहला सत्र हो रहा है। तय हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब होगी और ये भी तय है कि सत्र हंगामेदार होगा। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू हो रही है। प्रक्रिया के कुछ शुरुआती कॉलम टिक किए जा रहे हैं। बात ईडी को सुप्रीम कोर्ट में पड़ी फटकार की भी करेंगे और उदयपुर फाइल्स के कौन से डायलॉग्स पर कैंची चलने वाली है ये भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। मैं हूं कुलदीप। Brought to you by Mrs. Bector's, Sensodyne K and Bajaj Freedom. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. वो 11 जुलाई 2006 की शाम थी। मुंबई का दिल यानी लोकल ट्रेन नेटवर्क धड़क रहा था रोज़ की तरह। कामकाजी लोग अपने घर लौट रहे थे। घड़ी में शाम 6:24 हुए तो एक सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला अगले 11 मिनट तक चला। होश संभले तो एहसास हुआ कि 7 बम धमाके हो चुके हैं। माटुंगा रोड, माहिम जंक्शन, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, भयंदर और बोरीवली। 7 फर्स्ट क्लास डिब्बों को निशाना बनाया गया था। प्रेशर कुकर में रखे बमों ने 189 जानें ले ली थी। 824 लोग घायल हुए थे। देश पर हुए सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में से एक को अंजाम दिया जा चुका था। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था। पहले साथी पत्रकारों से सुनते हैं उस दिन का मंजर, फिर आगे की बातें। जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था उसको देख के यही लग रहा था कि बहुत ही कुछ गंभीर हुआ है, लेकिन उस समय तक क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो तो धीरे धीरे करके जब पता चला कि पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया था, रेलवे ट्रैक नहीं हुआ तो और सोचिए इसका इम्पैक्ट, अगर मुंबई की लाइफलाइन अगर बंद हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट सीधे मुंबई पर पड़ता है। तो पूरा का पूरा ट्रेन जब बंद पड़ गया था तो उस दिन सोचिए लोग किस तरीके से घर पहुंचे थे। हम लोग रेलवे ट्रैक पर तो हमने कवर ही किया था, उसके बाद हम जब हाईवेज पर आए थे तो पूरा चौको ब्लॉक था। लोगों को कई कई घंटे लग गए थे अपने घरों की तरफ पहुंचने में उस दिन, क्योंकि लाइफलाइन बंद हो गई थी। लाइफलाइन बंद होने से रेलवे सारे के सारा प्रेशर रोड पे पड़ा था। रोड्स का जो ट्रैफिक था उस समय अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि बस सर्विसेज बढ़ानी है, क्या करना है। लोग हमने देखा कोई टेम्पो में बैठ के जा रहा है, कोई ट्रक में लद के जा रहा है। तो किसी तरीके से मुंबईकर्स उस दिन घर पहुंचे थे। लेकिन जी बिल्कुल जो सिचुएशन जो हमने ग्राउंड पे देखा था, खास तौर से जहां पे इंसिडेंट्स हुए थे, वो बहुत ही भयावह थे। ऐसे हादसे हमने मुंबई में बहुत कम, मतलब कभी नहीं देखे थे। अब ठीक 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। फैसला कुछ लोगों के लिए सुकून है तो कुछ के लिए सवाल की शक्ल में आया है। कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए 12 लोगों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को मौत की सज़ा मिली थी इसके पहले और 7 को उम्र कैद की सज़ा। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी केस चलाने वालों पर सवाल उठाए हैं। आगे विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन पहले नज़र डालते हैं फौरी प्रतिक्रियाओं पर। बरी किए गए लोगों के घर वाले और वकीलों ने फैसले पर किस तरह से खुशी जताई है, सुनिए। पूरा केस ही फेक है शुरू से आखिर तक। अब इनको कुछ लोग चाहिए थे, मैं नहीं मिलता किसी और को ये लोग बकरा बना देते, लेकिन वो होना था। अब यहाँ इत्तेफाक यह था कि मेरे ऊपर 2 केसेस थे पुराने और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। इस वजह से मुझसे अच्छा कोई इनको मिला ही नहीं इसके लिए, टाइमर डिवाइस और ये सब बताने के लिए। जो विक्टिम्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से आप विक्टिम्स हैं, मैं खुद भी इस केस का विक्टिम हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि हम 13 लोग और हमारी 13 फैमिली, और हमको झूठा इल्जाम लगाकर सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई बल्कि विक्टिम्स के साथ भी हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला इसका।
और अब आप उनको सुनिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। जुडिशियरी का और इन्वेस्टिगेशन टीम और गवर्नमेंट तीनों का फेलियर है। 600 पेज का ऑर्डर है मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने पूरा गो थ्रू नहीं किया है अभी तक। बट कुछ ना कुछ तो रहेगा कि जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने बरी किया है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और जानना चाहिए कि उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस पर पूर्व एटीएस चीफ केपी रघुवंशी का बयान छपा। रघुवंशी ही इस केस की जांच को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि केस बहुत स्ट्रांग था। ये तो थी आज की बातें। अब जानते हैं कि इस केस की जांच कैसे चली, क्या दलीलें दी गई और जिन लोगों को रिहा किया गया उनकी कहानियां क्या हैं। शुरू से शुरू करते हैं। धमाकों के तुरंत बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 15 और लोग वांटेड थे, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में छिप गए, ऐसा कहा गया। जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए भी शामिल हुई। एजेंसियों ने कहा कि आईएसआई और लश्कर तैयबा ने मिलकर के ये हमले किए। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी ने सपोर्ट दिया उनको। नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई मकोका और यूएपीए के तहत। साल 2015 में एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान और आसिफ खान यानी 5 को मौत की सज़ा सुनाई गई। तनवीर अंसारी, मोहम्मद माजिद शफ़ी, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद साजिद, मुजम्मिल शेख, सुहेल शेख और ज़मीर शेख को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एक आरोपी वाहिद शेख को बरी कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली ताकि मौत की सज़ा पर हाई कोर्ट की मुहर लग जाए। सीआरपीसी की धारा 366 के तहत अगर निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है तो हाई कोर्ट की मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। यहीं से आया मामले में ट्विस्ट। 12 दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे दी। जनवरी 2019 से सुनवाई शुरू हुई। इस बीच राज्य सरकार को फटकार भी पड़ी मामले को गंभीरता से ना लेने के लिए। जुलाई 2024 में एक स्पेशल बेंच बनी। जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम सी चंदक ने विस्तार से सुनवाई की। अगले 6 महीनों में 75 से ज़्यादा सुनवाइयाँ हुई। अभियोजन पक्ष ने 92 और बचाव पक्ष ने 50 से ज़्यादा गवाह पेश किए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ बनाया गया केस पूरी तरह से झूठा है। एजेंसियां कहती रहीं कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का केस है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल बेंच ने अब अपना फैसला सुनाया और भारतीय न्याय व्यवस्था के कुछ बुनियादी उसूलों को दोहराया। मसलन बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जिसने दावा किया है वही उसका सबूत भी देगा। यानी अगर सरकार कह रही है कि ये 12 लोग दोषी हैं तो उसे ही सबूतों के साथ ये साबित करना होगा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई भी भरोसेमंद और पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जो ये साबित करे कि धमाकों में इन्हीं 12 लोगों का हाथ था। सिर्फ शक या अधूरी कड़ियों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गवाही में कमजोरियां। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए गवाहों की बातों में विरोधाभास था। कुछ गवाहों ने पहचानी परेड में हिचक दिखाई, कुछ ने अदालत में अलग कहानी बताई। कई की याददाश्त पर कोर्ट को शक हुआ। मान लीजिए कोई कहे कि मैंने इसे देखा था, लेकिन अगली बार कहे कि शायद यही शख्स था, पक्का नहीं। तो ऐसी गवाही पर कैसे यकीन किया जाएगा। तीसरी बात, दबाव में लिया गया कबूलनामा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के कबूलनामे लिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन कबूलनामों को सही नहीं माना जा सकता क्योंकि ये उनकी मर्जी से नहीं बल्कि डर या दबाव में लिए गए कन्फेशन थे। एविडेंस एक्ट की धारा 25 और सीआरपीसी की धारा 162 साफ कहती है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक वो अदालत के सामने स्वेच्छा से ना दिया गया हो। अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को सही माना जिसमें कहा गया था कि डरा धमकाकर कबूलनामे लिए गए। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कस्टडी चेन। एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ ढेर सारे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा पेश किया, लेकिन जब अदालत ने पूछा कि ये डेटा कहाँ से आया, किसने इकट्ठा किया, किसने संभाला, तो एजेंसियां साफ जवाब नहीं दे पाईं। यानी डेटा की कस्टडी चेन ट्रैक नहीं की गई और जब ये साफ नहीं हो पाता कि डेटा कहाँ से आया, क्या उसमें बीच में छेड़छाड़ हुई, तो उसे सबूत नहीं माना जाता। पांचवी चीज़, फॉरेंसिक एविडेंस की कमियां। सबसे अहम सवाल था कि क्या किसी वैज्ञानिक सबूत से ये साबित किया जा सकता है कि बम बनाने में इस्तेमाल हुआ सामान
और आरोपी के पास मिला सामान एक जैसा था। अदालत ने इसका जवाब नहीं में पाया। एजेंसियों के पास ऐसे फोरेंसिक सबूत नहीं थे जो ये साबित करें कि आरोपियों के कपड़ों, सामान और बॉडी पार्ट्स पर धमाके से जुड़े अवशेष थे। ना कोई डीएनए लिंक मिला और ना ही उंगलियों के निशान और ना ही विस्फोटक की कड़ियाँ। इनके अलावा अदालत ने कुछ और ज़रूरी बातें भी कहीं। मसलन आरोपियों को पहचानने के लिए जो परेड कराई गई वो कानून के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास इसे अंजाम देने का अधिकार नहीं था। अब बात उनकी करते हैं जो कई साल से जेल में थे और न्याय के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहला नाम है कमाल अहमद अंसारी। बिहार के मधुबनी का रहने वाला था ये व्यक्ति। अंसारी पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का आरोप लगा था। भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए 2 पाकिस्तानियों को घुसपैठ कराने का भी, अंसारी पर माटुंगा में बॉम्ब प्लांट कराने का भी आरोप लगा था। कमाल मीट बेचने और साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। नकली नोटों के एक मामले में पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था उसको। 2021 में कोविड महामारी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घर वाले कहते हैं कि अंसारी धर्मांध नहीं था, रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहराया करता था। मोहम्मद फैसल अगला नाम। फैसल को लश्कर तैयबा की मुंबई यूनिट का हेड बताया गया था। पूरी साजिश को प्लान करने, हवाला रैकेट के जरिए पैसे हासिल करने और खुद बम प्लांट करने के आरोप लगे। पुलिस का कहना है कि 2002 में फैसल समझौता एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान गया था। ये भी आरोप लगाया था कि अपने दोनों भाइयों को रेडिकलाइज किया था। अगला नाम है एहतेशाम सिद्दीकी। पाकिस्तानी आतंकियों को शरण देने और ट्रेन्स की रेकी करने के आरोप लगे। एहतेशाम का वास्ता उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र आना हुआ। 2001 में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, कुर्ला में सीबी की तरफ से चलाई जा रही एक लाइब्रेरी से। आरोप लगे जिहादी लिटरेचर रखने के। तब से ही एहतेशाम पुलिस की रडार पर था। नावेद हुसैन। नावेद का जन्म कुवैत में हुआ था। माँ के निधन के बाद भारत आना हुआ। नावेद ने कॉल सेंटर में काम किया और पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फैसल के कांटेक्ट में आया। उसके ऊपर बांद्रा में फटे बम को बनाने और प्लांट करने का आरोप लगा। आसिफ खान पेशे से सिविल इंजीनियर। आसिफ का जुड़ाव सिमी से बताया गया। मीरा रोड पर पाकिस्तानी आतंकियों को शरण देने का आरोप लगा। साथ ही बमों को प्लांट करने के लिए प्रेशर कुकर्स के इंतजाम करने का भी आरोप लगा। तनवीर अहमद। नागपुर से यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई की और सिमी से जुड़ गया। पाकिस्तान में टेरर ट्रेनिंग और ट्रेन्स की रेकी करने के आरोप लगे। मोहम्मद माजिद। माजिद का वास्ता कोलकाता से है। वहाँ एक फुटवियर शॉप चलाता था। आरोप लगा कि 6 पाकिस्तानी आतंकियों को भारत ये लेकर के आया, भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए। घर वालों ने कहा बांग्लादेश में रिश्तेदार रहते हैं, माजिद उनसे ही मिलने जाता था। शेख मोहम्मद। मुंबई के शिवाजी नगर में काम किया, फिर दुबई गया। सिमी से जुड़ा, जिसके चलते पुलिस की रडार पर था। आरोप लगा कि पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर के बम बनाए। मोहम्मद साजिद। मुंबई के नया नगर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। बम के लिए टाइमर्स बनाने का आरोप लगा था। पाकिस्तानी आतंकियों को शरण देने का भी। साजिद की गिरफ्तारी के बाद उसकी बहन और मां की मौत हो गई। रहमान शेख बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उसके 2 भाइयों फैसल और राहिल पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगा। रहमान पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने और ट्रेन्स की रेकी करने का आरोप लगा। सुहेल शेख। सुहेल का वास्ता पुणे से है। कपड़ों का कामकाज किया। कामकाज के सिलसिले में ईरान भी गया। पुलिस ने कहा सिमी का सदस्य है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का आरोप लगा। ज़मीर अहमद। वर्ली में डुप्लीकेट चाबियां बनाता था। 2005 में 20 दिन के लिए विदेश गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गया था। तो ये था पूरा मामला और इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारियां। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं। इस बीच कुछ ज़रूरी सवाल भी उठ रहे हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजर गया, अब वो बरी हो गए, क्या उनका बीता हुआ जीवन वापस आ सकता है? क्योंकि फ़िलहाल कोर्ट के मुताबिक वो दोषी नहीं है। और जांच एजेंसियों का क्या? बड़े आतंकी हमले की इतनी लचर जांच की कोर्ट में पेश किए गए सबूत ही नहीं माने गए। क्यों अपनी ही कोर्ट्स में जांच एजेंसियां स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई नज़र आईं? उनका प्रोफेशनलिज्म कहाँ काफूर हो गया? शेष इस केस में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब जानते हैं संसद का हाल। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 21 जुलाई 2025 संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। हंगामा हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियां स्थगित हुई।
हंगामे का असर लोकसभा में ज्यादा दिखा, राज्यसभा में कार्रवाई बेहतर गति से चलती रही। बीजेपी सांसद अशोक राव चौहान ने एविएशन सेफ्टी पर सवाल पूछा। जवाब देने के लिए खड़े हुए नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू बोले कि पश्चिमी मीडिया अपना नैरेटिव चला रहा है। Now there can be many questions also. I have seen multiple articles myself. I have seen multiple articles not only by the Indian media but also the Western media trying to promote their own narrative, their own viewpoint, their own kind of consideration. But I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. We want to stand by the truth. केंद्रीय मंत्री के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा खड़े हुए, पूछा कि लीक हुई रिपोर्ट के आधार पर पायलट को दोषी क्यों बनाया जा रहा है। मनोज झा के बाद कुछ सवाल शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पूछे। मसलन जांच रिपोर्ट आधी रात को क्यों जारी की गई। But why is it that the report was released to the Indian people at 2 a.m. in the morning and there was no briefing done with regards to the AIIB report? Sir, just one second, one question related to the same thing. Pilots have raised their concern that there is no aviation expert who is sitting on that AIIB panel. Why is that so? If Honorable Minister could address that, I'd be grateful. इन सवालों के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी रही और इस बीच आई एक जरूरी सूचना, यही कि अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा हो सकती है। विपक्ष की मांग है कि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद रहें। संसद की कार्यवाही को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा संसद में आज शो जरूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सुर्खियों की बारी। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। पहली सुर्खी में बात दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की करते हैं, जिनके आवास पर नोटों के बेहिसाब बंडल मिले थे। आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू हो गई है। सत्ता और विपक्षी दलों के कुल 145 लोकसभा सांसदों ने यशवंत वर्मा को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए हैं। इनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, शरद पवार वाले एनसीपी की सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। ये नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा गया है। अब नियम जान लेते हैं। किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने के पहले भी कुछ नियम हैं। लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं महाभियोग के प्रस्ताव पर। इसके जमा होने के बाद सदन के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि स्वीकार किया जाता है तो शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। इसमें से 2 जज और 1 कानून का जानकार होगा। फिर ये कमेटी तय करेगी कि मामला महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने लायक है या नहीं। अब बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगी है। 2 अलग अलग मामले हैं लेकिन फटकार एक जैसी है। दोनों मामलों की सुनवाई सीजेआई बीआर गवई कर रहे थे। पहला मामला कर्नाटक से है, जिसके तार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती से जुड़े हैं। ईडी ने बीएम पार्वती को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा केस में समन भेजा था। मूडा पर भ्रष्टाचार और अनियमित तरीके से जमीन आवंटन करने के आरोप हैं। ईडी के मुताबिक इसमें बीएम पार्वती का नाम भी शामिल है। ईडी ने समन भेजा उनको। मामला कोर्ट पहुंचा। मार्च 2025 में हाई कोर्ट के जज एम नाग प्रसन्ना ने ईडी के समन को रद्द कर दिया था। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां 21 जुलाई को सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आपको पता है कि सिंगल जज ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया था, फिर भी आप अपील कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाइयाँ जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए, ईडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे महाराष्ट्र में ईडी का अनुभव है, कृपया हमें कठोर टिप्पणी करने के लिए मजबूर ना करें। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपील वापस लेने की पेशकश की, लेकिन साथ में रिक्वेस्ट भी की कि इसे एक मिसाल न माना जाए। दूसरा मामला मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने वाले वकीलों से जुड़ा है। बीते दिनों खबरें आई थी कि जांच एजेंसियां मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को समन भेज रही हैं। इसे लेकर के कानूनी संस्थाओं ने कोर्ट से दखल देने के लिए आवेदन दायर किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 21 जुलाई को इस पर सुनवाई की। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अगर वकील की सलाह गलत भी हो
तो भी उसे कैसे समन किया जा सकता है, ये विशेषाधिकार का मामला है। कुछ दिशा निर्देश जरूर निर्धारित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए, इसके लिए आपका दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। हमें ईडी के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेंगी। इस वायरस को अभी देश में हर जगह ना फैलाएं। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। अब बात फिल्म उदयपुर फाइल्स की करते हैं। उदयपुर के रहने वाले कन्हैया लाल के मर्डर पर बनी फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। फिलहाल कंटेंट को लेकर के कानूनी दांवपेच में वो अटक गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां रिलीज को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया गया था। वजह, केंद्र की तरफ से गठित एक समिति को फिल्म की समीक्षा करनी थी, फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी थी। आज 21 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट हुई, मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिल्म पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। सभी पक्षों को समिति की सिफारिश आपत्तियां 24 जुलाई तक दाखिल करने को कहा। समिति की रिपोर्ट में फिल्म में कुछ बदलावों की सिफारिश की गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मसलन डिस्क्लेमर को बदलकर नया डिस्क्लेमर लगाना, क्रेडिट प्लेट में बदलाव करने के अलावा कुछ डायलॉग्स को भी हटाना शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के निर्माताओं को इन बदलावों को लागू करने का निर्देश भी दे दिया है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के फाउंडर मेंबर और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का 21 जुलाई को निधन हो गया। वे 101 बरस के थे। प्यार से उन्हें कॉमरेड वीएस बुलाया जाता था। अच्युतानंदन करीब 8 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहे। अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए वो जाने जाते थे। आम लोगों को वामपंथ की विचारधारा से जोड़ना हो या अपनी पार्टी के लिए क्राउड प्लेयर की भूमिका निभाना हो या PILs डालना हो या फिर करप्शन एंटी करप्शन कैंपेन चलाना हो, हमेशा से वो एक्टिव भूमिका में रहे। 1980 से 1992 तक सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी, 1996 से 2000 के बीच लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के संयोजक रहे। विधानसभा में कई बार विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई और 2006 से 2011 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन के बाद तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीएस अच्युतानंदन ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लोगों की सेवा और केरल की प्रोग्रेस में लगा दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा टॉर्चर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है और पीड़ित कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने को भी कहा है। खुर्शीद ने आरोप लगाया था कि ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में 20 से 26 फरवरी 2023 के बीच उन्हें यातनाएं दी गई। इसी मामले में खुर्शीद ने अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने कहा कि इस बात की जांच जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की वजह से क्या ये स्थिति बनी, क्या टॉर्चर करने वालों को ये डर नहीं था कि उन्हें सजा भी मिल सकती है। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।